वेलकम बैक टू कोडर संगीत एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है स्प्रिंग फ्रेमवर्क विथ स्प्रिंग बूट के इस कंप्लीट से अमेजिंग से कोर्स में। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हम एक मिनी प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट करा था, मतलब है ना, और नेस्टेड आईओसी कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया है, ठीक है। और अब बारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अनोटेशंस इन स्प्रिंग। तो बहुत लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे, चलिए आखिर वो वक्त आ गया जब आप एनोटेशन पढ़ेंगे, है ना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से अब, एनोटेशन ड्रिवन स्प्रिंग प्रोग्रामिंग, ओके, या ऐसे लिख देते हैं एनोटेशंस इन स्प्रिंग कोर मॉड्यूल। ध्यान रखेंगे जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के एनोटेशंस पढ़ रहे हैं। तो इस मॉड्यूल वाइज हम सारे के सारे एनोटेशंस जो है वो पढ़ लेंगे। तो अभी हम स्प्रिंग कोर मॉड्यूल के एनोटेशन पढ़ेंगे, सीखेंगे, फिर आगे जब हम और दूसरे मॉड्यूल कवर करेंगे वहाँ हम सीख रहे होंगे। ओके, तो देखिए एनोटेशन का जो सपोर्ट आया अभी तक, ठीक ना, एनोटेशन सपोर्ट ओके इज इंट्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिंस स्प्रिंग 2.x जो 2.0 वर्जन था, है ना, एंड लेटर ऑन मोर annotations are added incrementally। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक अचानक एक दिन सारा का सारा चीज़ जो है वो एनोटेशन से रिप्लेस कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है, ऐसा अचानक नहीं हुआ। तो स्प्रिंग 2.0 से क्या हुआ कि जो XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल था वो तो है ही, आप पूरी तरीके से XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हटा नहीं दे रहे हैं एकदम बिल्कुल, ठीक है। आपके पास बस एक एडेड एडवांटेज मिल गया अनोटेशंस का, एंड उसका यूज करके आप और अच्छे से अब इजीली जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो कर सकते हैं। तो ऐसा था। तो एनोटेशन का सपोर्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग 2.0 कब से आया, 2.0 से, और धीरे धीरे मतलब वर्जन टू वर्जन और उसमें ऐड होते गए एनोटेशन, और ऐड होते गए और ऐड होते गए, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जो आपका स्प्रिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है, जब आप एक एप्लीकेशन को स्प्रिंग में डेवलप करते हैं, मोड ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो कितने तरीके से आप, कितने मोड से आप स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 तरीके से आप जो है स्प्रिंग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। अब जब आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका जो डेवलपमेंट का तरीका होगा ये 4 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। कैसे? XML कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन, ठीक है, XML कॉन्फ़िगरेशन ड्रिवन, ओके। बी, अनोटेशन के साथ, है ना, या ऐसे लिख देते हैं जावा 100% जावा कोड ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, जावा वाले कोड से भी, इस वर्जन से भी आप एनोटेशन का बात बोल रहा हूँ मैं, जावा के कोड से भी आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तो उसका भी सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है। अनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, ये स्प्रिंग बूट ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन, या इसको कहिए आप डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो इन 4 अलग अलग मोड से आप क्या कर सकते हैं, आप डेवलपमेंट स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कर सकते हैं। कैसे? एक XML कॉन्फ़िगरेशन से जो हम अब तक करते आए हैं, राइट। पहले मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ तब तक, ओके। दूसरा 100% जावा कोड ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन जो हम आगे देखेंगे, अनोटेशन ड्रिवन जो हम अभी शुरू कर रहे हैं, एंड स्प्रिंग बूट ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन जो हम स्प्रिंग बूट में पढ़ेंगे। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि स्प्रिंग बूट एक अलग कोई अलग टेक्नोलॉजी है या अलग फ्रेमवर्क है जो हमें पढ़ना है स्प्रिंग बूट। अरे नहीं, स्प्रिंग बूट जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपने मान लो सारा चीज़ें पढ़ा, उसको ऑटोमेट करने का जो तरीका है, ऑटोमेट करने का जो कॉन्फ़िगरेशन है, ऑटोमेट करके जो आप चीज़ें डेवलप करोगे, ठीक है, जो आपका कॉमन चीज़ है वो खुद हो जाएगा, ठीक है, या एक बार में हो जाएगा, बहुत लेस कोड के साथ हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग बूट आपको प्रोवाइड करता है। तो स्प्रिंग बूट एक जस्ट अप्रोच, और यहाँ पे मच्छर है
ओके उड़ा। तो स्प्रिंग बूट, अभी ये एडिटिंग नहीं करूँगा मैं, ठीक है, इसको मच्छर वाला डाल देता हूँ, ठीक है चलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि स्प्रिंग बूट ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन जो हुआ आपके एप्लीकेशन का, वो एक स्प्रिंग बूट कोई अलग टेक्नोलॉजी, अलग फ्रेमवर्क नहीं है। स्प्रिंग बूट आपका क्या हो गया, स्प्रिंग बूट एक अप्रोच है आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने का, एक तरीका है, एक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका, एक डेवलपमेंट का मोड है। समझ रहे हो इस बात को? तो स्प्रिंग बूट ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन या डेवलपमेंट भी होता है, और यही स्प्रिंग बूट। अभी जब स्प्रिंग बूट की क्लासेस करेंगे, यहाँ पे पढ़ाऊँगा मैं, तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें हमने XML ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब हमारी बारी है एनोटेशन ड्रिवन कॉन्फ़िगरेशन की। तो एनोटेशंस हमारे कोर मॉड्यूल्स में कौन कौन से एनोटेशन हैं, ओके ज़रा वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कुछ नाम बता देता हूँ, फिर हम उसका यूज सीखेंगे। ओके, लिस्ट सम स्प्रिंग कोर मॉड्यूल रिलेटेड एनोटेशंस। देखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है, स्प्रिंग कोर रिलेटेड। मैं किसी और अभी दूसरे मॉड्यूल का नहीं बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग कोर उसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो है @ कॉन्फ़िगरेशन, ओके, @ रिक्वायर्ड, @ रिपोजिटरी, एक्चुअली बहुत सारा है तो मेरे पास इसका लिस्ट पड़ा हुआ है, @ ऑर्डर। इस तरीके से ये सब क्या है, ये आपके आए थे, ये जो सारा आया था ये आया था स्प्रिंग 2.0 में, ठीक है। 2.0 को 2.0 ही पढ़ते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, टेक्निकल टर्म में आप पढ़ सकते हो, नॉट एन इशू। नेक्स्ट फिर आपके पास है @ AutoAdd, @ क्वालिफायर, ओके, @ स्कोप, ओके, और ये आया आपका स्प्रिंग 2.5 में, ओके। ये कब आया आपका, स्प्रिंग 2.5 में। अच्छा और भी हैं, तो मेरे पास लिस्ट है, मैं वो लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसमें तो एक एक लिखते मैं कितना लिखूँ, है ना। तो और भी है, मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी हम जो अभी हमारा मेन काम है इम्पॉर्टेंट, वो है रिक्वायर्ड एनोटेशन को पढ़ने का। बात समझ में आ रहा है? हमें क्या पढ़ना है, रिक्वायर्ड एनोटेशन। देखिए रिक्वायर्ड एनोटेशन, रिक्वायर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ज़रूरी, मतलब मैंडेटरी चीज़ें कुछ करने का है, बिल्कुल मैंडेटरी स्टाइल ऑफ आपको जब इंजेक्शन कराना होगा। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, रिक्वायर्ड एनोटेशन मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली, है ना। यहाँ से शुरू करते हैं, @ रिक्वायर्ड। देखिए रिक्वायर्ड कितना अच्छा और कैसा है, और इससे क्या काम होता है ये समझते हैं। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन याद हो, है ना, तो क्या होता था, तो अगर इन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में क्या होता था, इन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, इफ यू हैव एनी कंस्ट्रक्टर with parameters, then it is mandatory to pass the arguments for these parameters of constructor for injecting वैल्यूज टू देम, ओके। मतलब हो गया आपका क्या, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऐसा ना करें तो अदरवाइज यू विल गेट एक्सेप्शन, ओके। आपको मिलता था क्या एक्सेप्शन, कि भाई डिपेंडेंसी जो है वो इंजेक्ट नहीं हुई है, अब आपने नहीं करा है, ठीक है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, बट दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ passing value for the
properties in setter injection is not there. ओके तो ऐसा ये जो था आपका ये रेस्ट्रिक्शन नहीं था. तो टू ब्रिंग दिस restriction you have to use @required annotation. Okay, to bring this restriction during what? During setter injection. Okay, to inject bean properties. Okay, you have to use @required annotation. देखिए जब आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करते हैं तो जो भी आप कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर पास करते हैं, अगर आप उसका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ARG जो आपका एट्रीब्यूट और जो टैग था है ना कंस्ट्रक्टर -ARG टैग, अगर उससे आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए प्रॉपर्टी नहीं डालते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक्सेप्शन मिलता है ना. तो ये तो आपको मिल गया एक्सेप्शन. मतलब कि आप अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर का जो आर्गूमेंट है वो आपको देना ही देना है. ये रिस्ट्रिक्टेड है वरना आपको मिलेगा एक्सेप्शन वहीं पे, राइट. लेकिन क्या ऐसा कोई रूल था, ऐसा कोई नियम था जब आपने सेटर इंजेक्शन पढ़ा था? नहीं. सेटर इंजेक्शन में क्या था कि आप डालो वैल्यू तो ठीक है, नहीं डालोगे तो नल चला जाएगा रेफरेंस के लिए, अगर नहीं है तो डिफ़ॉल्ट चला जाएगा प्रिमिटिव्स के लिए. सिंपल सी चीज़ है. तो सेटर इंजेक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं था. तो भैया अगर आपको ऐसा रूल चाहिए ही चाहिए, अगर आपको ऐसा रूल चाहिए ही चाहिए तो क्या करें? सेटर इंजेक्शन में चाहिए तो क्या करें बताइए. कमॉन क्या करना है? तो @required annotation का यूज कर लेना है. अब ये @required annotation कहाँ यूज होता है? तो हमने कहा भैया @required annotation is applicable at where मेथड लेवल. अब ये मेथड लेवल का एप्लीकेशन है, ठीक है. देखिए एग्जाम्पल हाउ टू जस्ट सी हियर. सपोज आपके पास एक बीन है ना, स्टूडेंट बीन. ओके ये क्लास है एक. हमने कहा भैया क्लास पब्लिक क्लास स्टूडेंट बीन, दिस इज योर क्लास. यहाँ पे आपके पास प्राइवेट ऐसा लिख देते हैं int id प्राइवेट string name. Okay, now you have setters and getters. Okay, how? Let's say you have public void set id int id. आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? this dot id equals id. here your setter closed. okay, now only setter. गेटर की तो आपको ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी बीन इंजेक्शन के लिए. तो ये आपके पास सेटर है, ठीक है. अगेन व्हाट यू हैव? पब्लिक वॉइड सेट नेम. हमने कहा स्ट्रिंग नेम. ओके, दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम. कुछ इस तरीके से आपके पास ये सेटर मेथड है. अच्छा एक काम करते हैं, एक और यहाँ से ले लेते हैं. प्राइवेट स्ट्रिंग कोर्स. ओके नीचे आइए, यहाँ यूज कर लीजिए पब्लिक वॉइड सेट कोर्स स्ट्रिंग कोर्स. ओके दिस डॉट कोर्स इक्वल्स कोर्स. फाइन. नाउ ये आपका है स्प्रिंग बीन क्लास. अब ये स्प्रिंग बीन क्लास में अगर आपको कराना है सेटर इंजेक्शन, तो अगर आप इस प्राइवेट इंट आईडी का ना पास करें, ठीक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू इंजेक्ट ना करें, बीन प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू इंजेक्ट ना करें, तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला जाएगा आईडी में 0 स्ट्रिंग नल कोर्स नल. लेकिन आप चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्ट हो, बिना डाले जाए ही ना वहाँ पे एक्सेप्शन मिलने लगे, बिना डाले हमारा आगे बढ़े ही ना वहाँ पे. समझ में आ रहा है? बिना यहाँ पे बीन प्रॉपर्टीज इंजेक्ट किए आगे हमारा फ्लो ना बढ़े, यहीं पे एक्सेप्शन मिल जाए. ठीक है, पहले तो मैं यहाँ से प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ क्लिप्स को, तब तक वो खुलता रहेगा हमारा. चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा @required को यूज कर लेना है. अब ये @required कहाँ यूज करेंगे? तो इसी सेटर मेथड लेवल पर यूज कर लेंगे. क्या लिख देना है यहाँ पे इसके ऊपर? आईडी आपको डालना ही डालना है. हाँ जी डालना है. तो हमने कहा रिक्वायर्ड लगा दो. ठीक है.
हमने कहा नेम भी डालना है, हाँ जी भैया नेम भी डालना है, तो हमने कहा फिर से रिक्वायर्ड लगा दो, ये ज़रूरी ही है, इसके बिना तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। दिस रेस्ट्रिक्शंस कम्स फ्रॉम व्हाट, एट द रेट रिक्वायर्ड एनोटेशन। बात समझ में आई? तो इसलिए रिक्वायर्ड एनोटेशन का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा ठीक है भैया, अगर ऐसा है तो हम आगे बढ़ते हैं एंड अपना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले तो ये सब प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करके क्लोज ऑल कर देते हैं, ताकि सारा हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज हो जाए। नाउ लेट्स सी, तो हम चलेंगे कहीं, हमारे पास कोई ऑलरेडी पहले का प्रोजेक्ट किया हुआ होना चाहिए सेटर इंजेक्शन वगैरह में, प्रोजेक्ट नंबर 1 2। चलिए तो हम एक नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। तो फाइल न्यू अदर, हमने कहा ग्रेडल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट प्रोज, ये हमारा कुछ 35 प्रोजेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग कोर एनोटेशन, एनोटेशन रिक्वायर्ड, ओके हमें ये पढ़ना है। नेक्स्ट ओवरराइड वर्क स्पेस सेटिंग 6.1, नेक्स्ट जस्ट इसको कॉन्फ़िगर हो जाने देते हैं तुरंत से। एंड देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। फिनिश, ये रहा हमारा स्प्रिंग कोर रिक्वायर्ड एनोटेशन। इस हम बिल्ड डॉट ग्रेडल में चलते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमें स्प्रिंग का वो चाहिए, तो हम कहीं से बिल्ड डॉट ग्रेडल से, पुराने बिल्ड डॉट ग्रेडल से हम अपने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से डिपेंडेंसी, और अपने इस बिल्ड डॉट ग्रेडल में 35 वाले में यहाँ कर देंगे पेस्ट। सेव कर लेते हैं। यहाँ जावा लाइब्रेरी से आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेव कर लीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेंज मतलब सिंक हो जाएगा। ये टेस्ट की डिपेंडेंसी जो थी उसके कारण ये पैकेज आ रहा है, जिसको हम डिलीट कर लेंगे। एंड नाउ इट इज़ रेडी टू यूज। अगर आप इसमें देखें, ओह यहाँ कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट 35, इसमें देखें तो एक डिफ़ॉल्ट हमारा पैकेज है जो हम डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक, ये सब क्लोज करिए, राइट क्लिक न्यू व्हाट वन पैकेज, हमने कहा com.app.beans, ओके, और लेट्स से coderx ankit.beans, ओके, यहाँ पे बीन्स रहेंगे। राइट क्लिक न्यू पैकेज com.coderx ankit.test, ओके, टेस्ट के लिए बीन्स में चलते हैं। न्यू क्लास, हमने कहा एक बीन बना के देख लीजिए कैसे। तो लेट्स से यहाँ से हम यूज कर लेते हैं, चलिए स्टूडेंट वाला ही, या फिर इस तरीके से हम कर लेते हैं एम्प्लॉय, कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। एक चलिए ये एग्जांपल देता हूँ मैं, फ्लिपकार्ट, ओके, ये हमारा टारगेट है। ओके, फ्लिपकार्ट, दिस इज आवर टारगेट बीन क्लास, ओके। इसका डिपेंडेंट बीन क्लास हम बनाएंगे। राइट क्लिक करिए, न्यू, एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं लेट्स से ब्लू डॉट, ओके, ब्लू डॉट हमने दे दिया। इसमें कुछ ना कुछ हमारा पब्लिक वॉइड लेट्स से ऑर्डर क्यू, ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, ट्रैक शिपमेंट, ओके, हमने कहा ट्रैक शिपमेंट सिस आउट कर दीजिए फ़िलहाल के लिए। ऑर्डर इज लिख देते हैं, ऑर्डर इज रीच्ड टू योर नियरेस्ट हब, ओके, नियरेस्ट डिलीवरी हब, ओके। यहाँ से हमने सेव कर दिया। एक दो और लिख देते हैं, पब्लिक वॉइड लेट्स से रिटर्न रिक्वेस्ट, ओके। सो सिस आउट, हमने कहा रिटर्न रिक्वेस्ट हैज़ बीन असाइंड टू आवर ब्लू डॉट डिलीवरी पार्टनर, ओके। चलिए सेव कर लीजिए। ये दो हमारे मेथड हैं। ये हो गया हमारा डिपेंडेंट बीन, ओके। अब देखिए हमने कहा इस फ्लिपकार्ट में इसके पास एक प्राइवेट ब्लू डॉट,
ठीक है, बी डॉट ये है हमारे पास। ओके, हमने कहा इसका सेटर मेथड ये जनरेट करा सकते हैं। राइट क्लिक सोर्स या सोर्स जनरेट गेटर सेटर्स, यू नीड ओनली सेटर्स, सो सेट, यहाँ से सेट पर क्लिक करके जनरेट, हमारे पास सेटर मेथड आ गया। नाउ अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पब्लिक, हमने कहा पब्लिक गेट ऑर्डर ट्रैकिंग डिटेल्स। ओके, हमने कहा ट्रैक ऑर्डर, ऐसे लिख देते पब्लिक वॉइड ट्रैक ऑर्डर, बस हमने ये कहा ट्रैक ऑर्डर। और सिस आउट यहाँ से कर दीजिए, सिस आउट मत करिए, यहाँ से क्या कॉल करना पड़ेगा इसके बाद, तो इसके बाद हमें कॉल करना पड़ रहा है बी डॉट डॉट बी डॉट डॉट ट्रैक शिपमेंट। ओके, ये हमने किया कॉल, तो ये हम कर रहे हैं अपने डिपेंडेंट बीन के मेथड को कॉल। अब देखिए यहाँ से हम एक रिसोर्सेज फोल्डर में बनाते हैं, राइट क्लिक करके क्या, एक अदर, यहाँ से लिखते हैं स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, सेलेक्ट नेक्स्ट, लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। ओके, देखिए आ गया ये नॉर्मल सा बीन, ठीक है, नॉर्मल सा ये हमारे पास ये क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो रेडी है। तो यहाँ इस तरीके से अगर आप नहीं बना पा रहे हैं इक्लिप्स में स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो गूगल से कॉपी पेस्ट कर लें, एक नया फाइल बना लें। ऑलरेडी हमने बहुत बार आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक XML फाइल बनाएंगे और लिखेंगे इसको, ठीक है। चलिए बीन डिफ़ाइन करिए, बीन हमने कहा क्लास भैया कौन सा, तो फ्लिपकार्ट, हम सिर्फ फ्लिपकार्ट लिखे देंगे पूरा आ जाएगा, है ना। हमने कहा ID इक्वल टू, हमने कहा भैया Fcart। ओके, नेक्स्ट, यहाँ ये इसको करिए सेव, यहाँ आ जाइए, हमने कहा बीन क्लास इज इक्वल टू व्हाट, सो क्लास इज इक्वल टू, हमने कहा ब्लू डॉट। ओके, हमने कहा ID भी दे दो कुछ, हमने कहा बी डॉट, ये ID दे दिया नाउ। ओके, अब इस फ्लिपकार्ट में हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ डालनी है, राइट, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ डालनी है। अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या आएगा, अभी तो फ़िलहाल तो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये तो नल है और नल पर तो ये चलेगा नहीं कुछ भी, तो यहाँ तो एक्सेप्शन आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमने कहा प्राइवेट, ठीक है, हमने कहा स्ट्रिंग लेट से, और हमने ये कह दिया ऐसे कर देते हैं प्राइवेट फ्लोट लेट से कार्ट बिल। ओके, ऐसे कर देते हैं, हाँ, बिल अमाउंट, टोटल कार्ट वैल्यू। ओके, टोटल कार्ट, ऐसे कर देते ना, नाम अच्छा रख देते, टोटल बिल अमाउंट। ओके, बिल अमाउंट, तो ये देखिए फ्लोट है। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम हियर। यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि पब्लिक वॉइड गेट ऑर्डर डिटेल्स। ओके, हमने कहा दिस सिस आउट, नॉट दिस टाइम, कहा सिस आउट बिल अमाउंट दे दो। ओके, सो और लिख सकते हैं फाइनल बिल अमाउंट। चलिए, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इसको कॉल करते हैं या इसको कॉल करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया कि इसमें जो सेटर इंजेक्शन है हमारा, इसको हमने सेटर कराया। सेटर इंजेक्शन से क्या, हमने कहा प्रॉपर्टी भैया नेम में क्या है, तो बी डॉट है, ठीक है, रेफरेंस में क्या है, तो हमारा बी डॉट है। ओके, ये वाला ID हमने ये पुट करा दिया। अभी देखिए हम एक चीज़ को ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है, किसको, हमने इसको बिल अमाउंट को कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी इंजेक्ट नहीं कराया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, व्हेन वी विल रन इट, लाइक लेट्स गो टू टेस्ट एंड से रिक्वायर्ड एनोटेशन टेस्ट, इसमें हमारा मेन मेथड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके, यहाँ क्या पास कर देना है,
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। अब ये मत पूछिए क्यों सिर्फ नाम पास कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज फोल्डर ऑलरेडी क्लास पाथ में एडेड है तो वो वहाँ से लोड कर लेगा। हमने कहा नीचे ले आइए कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन। ओके, गेट बीन किसको, तो भैया एफ कार्ट नाम का बीन है क्या। हमने कहा जी भैया चेक कर लीजिए, और अगर मिले तो उसको टाइप कास्ट करके ही दीजिए। तो हमने कहा फ्लिपकार्ट डॉट क्लास में ले आइए, और आपको ये यहाँ से क्या मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट का ऑब्जेक्ट एफ कार्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन। हमने कहा अब जरा एफ कार्ट डॉट चला दीजिए आप, गेट ऑर्डर डिटेल्स। नाउ यहाँ से सेव कीजिए। ओके, चेक कीजिए फाइनल बिल अमाउंट नल आ रहा है, राइट। या आप एक काम और कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट में हमने कहा यहाँ से टू स्ट्रिंग इसका ओवरराइड मारिए। ओके, टू स्ट्रिंग ओवरराइड मारिए, जनरेट करिए। देखिए यहाँ पे टू स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आ रही है। रिक्वायर्ड एनोटेशन टेस्ट को फिर से रीरन करिए, देखिए यहाँ प्रिंट कर लीजिए सीस आउट एफ कार्ट। ओके, इसको फ़िलहाल के लिए कमेंट कर दीजिए। अब देखिए क्या आ रहा है, क्या दोनों में वैल्यू आ रही है, ठीक है। कोई एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन आपको नहीं मिल रहा है यहाँ से। नाउ जब आप यहाँ पे हमने कहा कि हम यहाँ से तो कुछ पास ही नहीं कर रहे हैं, नल पास कर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नल ले रहा है ना, हम यहाँ से तो कुछ पास नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी ये चल रहा है। बट हमको रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है कि इसका जो बीन प्रॉपर्टी है बिल अमाउंट भी डाले, ये ज़रूरी है। तो हमने कहा भैया अगर ऐसा काम है तो हमने क्या करना है कि जो भी आपका बीन प्रॉपर्टी है उसके सेटर मेथड पर, मतलब बिल अमाउंट के सेटर मेथड पर चलिए। तो हमने कहा इसका तो सेटर मेथड हमने बनाया नहीं है। अच्छा, पब्लिक वॉइड सेट बिल अमाउंट। ओके, यहाँ से ले लीजिए फ्लोट बिल अमाउंट। ओके, हमने कहा दिस डॉट बिल अमाउंट इक्वल्स बिल अमाउंट, फाइन। हमने कहा ये देखिए, फिर से एक बार रन करके देख लीजिए, अगर आपको यह कुछ कन्फ्यूजन हो तो देखिए। ठीक है, रन हुआ, यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का एक्सेप्शन नहीं मिला। आपको जो वैल्यू था बाय डिफ़ॉल्ट नल जा रहा था, और ये ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ब्लू डॉट का ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी वहाँ पे इंसर्ट करा दिया है, राइट। तो ये तो हमारा काम हो रहा है। ओके, एक काम और कर सकते हैं, अगर आप ब्लू डॉट को भी इंजेक्ट ना करें, ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में जाइए और ब्लू डॉट को भी आप थोड़ी देर के लिए कमेंट कर दीजिए। नाउ सेव इट, नाउ चेक इट। ठीक है, अभी भी क्या ये कोई एक्सेप्शन देगा, नहीं, ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको ज़रूरी है कि नहीं भैया, अगर इस बीन का जो प्रॉपर्टी है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंजेक्ट हो ही, उसका प्रॉपर्टी इंजेक्ट हो ही, तो आपको क्या करना है, सेटर इंजेक्शन से अगर आप कर रहे हैं, रिक्वायर्ड है तो @ क्या लगा देंगे, सेटर मेथड रिक्वायर्ड। जैसे ही आप @ रिक्वायर्ड लगाएंगे, देखिए कट का साइन आ जा रहा है, स्ट्राइक थ्रू, ये डेप्रिकेटेड है। ठीक है, ये नोटेशन डेप्रिकेटेड मतलब इसका सपोर्ट कभी भी ख़त्म किया जा सकता है आने वाले किसी भी वर्सन में। ओके, अभी बताऊंगा क्यों, पर फिलहाल ये समझिए। हमने कहा @ रिक्वायर्ड, फिर से इस तरीके से, और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको, खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए कंट्रोल स्पेस से, राइट। तो रिक्वायर्ड दोनों में लग गया। अगर अब रिक्वायर्ड लग गया तो अब हम क्या होना चाहिए, तो हमें एक्सेप्शन मिलना चाहिए, क्योंकि अब रेस्ट्रिक्शन लग गया है कि जब तक ये नहीं दोगे तब तक हम आगे फ्लो नहीं बढ़ाएंगे कोड का। तो हमने कहा ठीक है भैया, रिक्वायर्ड तो कर दिया है, और हम यहाँ से देखिए तो यहाँ पे हम कुछ भी अभी भी पास नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक्सेप्शन आना चाहिए, हाँ या ना। तो हमने कहा बिल्कुल आना चाहिए। तो हमने क्या करा, रन कर दिया। लेकिन क्या हुआ, एक्सेप्शन आया नहीं आया। हमने कहा भैया क्यों एक्सेप्शन नहीं आया, ऐसा क्यों, क्योंकि तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर आपको सेटर मेथड पर वो रिस्ट्रिक्शन चाहिए जो रिस्ट्रिक्शन हमारे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में था, और सेटर इंजेक्शन में अगर आपको चाहिए तो @ रिक्वायर्ड नोटेशन आप लगा दीजिए। कहाँ, मेथड लेवल पर। कौन से मेथड लेवल पर, सेटर मेथड लेवल पर। तो हमने कहा भैया लगाया तो है, बट काम क्यों नहीं कर रहा है ना। इसको नीचे ले आते हैं पहले। तो हमने कहा भैया हमने लगाया तो है, पर काम क्यों नहीं कर रहा है, ये देखिए @ रिक्वायर्ड लगाया तो काम क्यों नहीं कर रहा है। हमने कहा सर ये जो एनोटेशन है ना, इसको काम करवाने के लिए एक जादुई शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। हमने कहा वो मैजिकल पावर कहाँ है,
वो मैजिकल एनर्जी कहाँ है, वो मैजिकल पावर, वेयर इज डैट मैजिकल पावर। तो हमने कहा सर वो मैजिकल पावर है इसके बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास में, बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास में, एक बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास होता है। याद रखिएगा जो बोल रहा हूँ, जो भी अनोटेशन आप यूज करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास होगा, बीन पोस्ट प्रोसेसर एक क्लास होगा, उसी नाम के एनोटेशन के ही नाम के, ठीक है, उसी से सेम नाम का मिलता जुलता एकदम सेम क्या होगा, बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास होगा। और उस बीन पोस्ट प्रोसेसर का बीन बनना ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट बनना ज़रूरी है, वही इसको मैनेज करता है, आपको एनोटेशन को वही प्रोसेस करा रहा होता है। तो हमने कहा भैया ये जादुई शक्ति अभी हम बस दिखाने के लिए तो लगा दिए @required, बट वाकई में वो जादुई शक्ति अभी एक्टिवेट नहीं हो रही। हमने कहा भैया नहीं हो रही तो क्या करना है, तो रिक्वायर्ड जो अनोटेशन है, रिक्वायर्ड अनोटेशन उसका बीन पोस्ट प्रोसेसर क्लास का बीन बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या हमने उसका बीन पोस्ट प्रोसेसर जो हमारा रिक्वायर्ड अनोटेशन है उसका बीन पोस्ट प्रोसेसर का हमने बीन डिफाइन किया है, नहीं डिफाइन किया तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आईओसी कंटेनर क्या उसका ऑब्जेक्ट बना रहा होगा। हमने कहा भैया नहीं बना रहा होगा। तो भैया जब नहीं बना रहा होगा ऑब्जेक्ट तो कैसे वो जादुई शक्ति वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि जादुई शक्ति मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ पर सही में थोड़ी ना जादू हो रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका तब ना वो यूज करने देगा अपनी फंक्शनैलिटी का, वो समझ रहे हो। तो हमने कहा जी भैया, तो हमने कहा कैसे करेंगे, तो हमने कहा भाई देखो जितने भी जो भी एनोटेशन आप प्रयोग करोगे उसका क्या नाम है, ठीक है। तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं बीन, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्लास इक्वल टू, क्लास का क्या नाम है, तो हमने कहा क्लास का नाम देखो लिखो रिक्वायर्ड, क्या लिखो रिक्वायर्ड, अनोटेशन का नाम पहले लिखेंगे रिक्वायर्ड, फिर लिखेंगे अनोटेशन। देखो जैसे हमने लिखवाया रिक्वायर्ड अनोटेशन कंट्रोल स्पेस लिया तो क्या आ गया, रिक्वायर्ड अनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर, बीन पोस्ट प्रोसेसर है ना। तो हमने कहा भाई इसको डबल क्लिक कर लो, फिर से सेकंड वाला चूज हो गया था हमसे, रिक्वायर्ड अनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर, फर्स्ट वाला ऐसे चूज कर लो। ये इस पैकेज में अवेलेबल है, समझ में आ रहा बात, ये इस वाले पैकेज में अवेलेबल है रिक्वायर्ड बीन पोस्ट प्रोसेसर। हमने कहा भैया जब ये रिक्वायर्ड है तो और भी कुछ करना है, बीन बना दिए, बीन डिफाइन कर दिए, इसका आईडी आप छोड़ दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी खुद ही ये क्रिएट कर देगा, इसको कर दीजिए क्लोज। हमने कहा क्या अब हमने बीन रिक्वायर्ड एनोटेशन बीन पोस्ट प्रोसेसर का ऑब्जेक्ट बना दिया, मतलब आईओसी कंटेनर तो बनाएगा ना, बीन डिफाइन कर दिया। तो हमने कहा जी भैया, तो क्या वो जादुई शक्ति अब एक्टिवेट होगी, हमने कहा जी भैया बिल्कुल होगी। तो जब होगी तो अब क्या रेस्ट्रिक्शन आना चाहिए, तो हमने कहा बिल्कुल आना चाहिए। तो अब देखिए फिर से आप रिक्वायर्ड एनोटेशन टेस्ट में जाइए और अब रन कीजिए, और अब की मजा ले, अब ये रन होने दे। देखिए देखे ना क्या आ गया कि प्रॉपर्टीज बिग डाट एंड बिल अमाउंट आर रिक्वायर्ड फॉर बीन फ्लिपकार्ट, जो आप फ्लिपकार्ट में यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टीज बी डाट एंड बिल अमाउंट, ये रिक्वायर्ड हो गया आप। और जब रिक्वायर्ड हो गया, मैंडेटरी हो गया, तो आपको एक्सेप्शन तो देगा ही जब आप नहीं पास करेंगे तो। हमने कहा भैया चलो एक पास कर लेते हैं, सिर्फ देखिए बी डाट को हमने पास किया, क्या हमने @required दोनों पे लगाया है, बिल्कुल लगाया है। देखिए बी डाट पर भी और सेट बिल अमाउंट पर भी हम यहाँ पास कितना कर रहे हैं, एक ही पास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी जो हमारा बीन प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ एक इंजेक्शन कर रहे हैं, एक अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर से रन करिए, क्या अभी भी ये रन हो जाएगा, कहेगा कि नहीं भैया, क्यों, क्योंकि अब भी एक प्रॉपर्टी, अब देखिए दोनों में से सिर्फ एक का नाम आ रहा है, रिक्वायर प्रॉपर्टी बिल अमाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर बीन एफ कार्ट। हमने कहा जी भैया अब ये जादुई शक्ति अच्छे से काम कर रही है। तो जब कुछ रिक्वायर्ड रहे, आपको सेटर इंजेक्शन में रिक्वायर्ड चाहिए ही चाहिए, बीन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इंजेक्ट करना ही करना है, तभी आगे बढ़ेंगे कोड में, प्रोग्राम में, उस फंक्शनलिटी में। तो हमें क्या करना है, सेटर इंजेक्शन में @required लगा देना है। हमने कहा ठीक है भैया @required मेथड लेवल पर लगा देंगे। तो जब लगा देंगे तो अब क्या करना है यहाँ से, हमने कहा अच्छी बात है, फ्लिपकार्ट और यहाँ कहाँ चलेगा, हम अपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स हमारे पास था बिल एम्प्टी, हमने कहा वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, ये फ्लोट हमने इस तरीके से पास कर दिया। ओके रिक्वायर्ड, अब तो दोनों वैल्यू पास कर रहे हैं, अब रन करिए, क्या अब
हमारे पास बिल्कुल सही सही काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। तो अब तो बिन इंजेक्शन हो गया, सेटर इंजेक्शन परफॉर्म हो गया, बिल्कुल हो गया। समझ गए रिक्वायर्ड कहाँ यूज होता है, बात ये है। ओके जी, तो रिक्वायर्ड समझ यूज करना ज़रूरी है। ओके, स्निपिंग टूल्स मैं ये कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So every annotation that you will use in a Spring framework will have its corresponding bean post processor class, and this bean post processor class must be defined as the bean in XML file. Okay, because it will provide the functionality of internal functionality of the annotation that we are using. ओके, एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, मान लेते हैं कि सर हमने किसी प्रोजेक्ट में, जो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कोई प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसमें हमने बहुत सारा कोड लिखा, और बहुत सारा कोड लिखने के दौरान हमने उसमें 15-20 एनोटेशन का यूज किया। तो क्या सर 15-20 बीन डिफाइन करते फिरेंगे? हमने कहा सर आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, हमने कहा क्या भैया शॉर्टकट क्या है? आपने से पूछा कि भैया क्या करें? हमने 15-20 एनोटेशन डिफाइन करने हैं, और 15-20 एनोटेशन हम जब डिफाइन करेंगे, जब यूज करेंगे 15-20 एनोटेशन, तो क्या हमें 15-20 बीन डिफाइन करना पड़ेगा अलग से? एक तो ऑलरेडी हम बीन डिफाइन कर रहे हैं, बीन ये वो XML कर रहे हैं, और कौन इतना सिर दर्द करे? तो हमने कहा कोई बात नहीं, आपके पास एक और बहुत अच्छी चीज़ है, एक शॉर्टकट चीज़ है। हमने कहा क्या है भैया? आपने, तो हमने कहा भाई देखो सुनो क्या है वो समझो। आपको कॉन्टेक्स्ट नेम स्पेस का यूज करना है, तो हम नेम स्पेस में जाएंगे, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे और सेव करा देंगे। ठीक है, सोर्स में जाइए, ये सब देखिए, ये सब जादुई शक्ति मेरे पास जो नेम स्पेस ये सब का दिख रहा है, सब अपडेट करने के बाद आया। आप में दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा है तो आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट लग गया। जब कॉन्टेक्स्ट लग गया तो क्या करना है, यहाँ आइए और यहाँ लिखिए इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, देखिए कंट्रोल स्पेस लीजिए, एक एनोटेशन कन्फिग लिख दीजिए, इसको कर दीजिए क्लोज ओपन, बस यही कर दीजिए। अब आपको ये बीन को लिखने की पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं है। हमने कहा सेव किया, और अब देखिए फिर से इसको कराइए रन। देखिए जब ये रन कर रहे हैं तो ये चल रहा है अभी, क्योंकि हम लोग पास किया है यहाँ पे। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इन दोनों को कर देते हैं थोड़ी देर के लिए कमेंट। अब ये कमेंट हो गया, अब रिक्वायर्ड इसको हम फिर से रन कराते हैं। देखिए अभी ये नल आ रहा है। अब ये नल अभी इसलिए आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी पास नहीं हो रहा है, बीन प्रॉपर्टीज में कुछ वैल्यू पास नहीं हो रहा, कुछ इंजेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी नल क्यों आ रहा है? क्योंकि तो रिक्वायर्ड हमने लगाया है ना, हमने तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया, तो नहीं काम करना चाहिए, मतलब एक्सेप्शन आना चाहिए, तो एक्सेप्शन तो आ नहीं रहा है। तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बग है। ठीक है, हाँ जी, ये थोड़ा सा दिक्कत है। कहाँ? वर्सन में। कौन से वर्सन में? तो ये जो 5 वाला जो वर्सन है ना, जो हम यूज कर रहे हैं, build.gradle में जाइए, देखिए ये एक्चुअली मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, तो फिर मैंने पढ़ा, देखा क्यों ऐसा हो रहा है भाई, तो पता चला कि ये बग है। तो यहाँ ये जो 5.3 वाला जो वर्सन है, इसमें ऐसा हो रहा है। अगर आप वर्सन चेंज कर दें, लेट से MVN रिपोजिटरी, यहाँ जाएं और
लिख दें स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, थोड़ा सा कोई दूसरा वर्जन लगा करके देखें। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 5.4 वर्जन या 6 वर्जन, चलिए 4 वर्जन लेते हैं। ओके 4.3.30 पुराना वर्जन लेते हैं, क्योंकि नया वर्जन में और लेंगे ऊपर वाला वर्जन तो उसमें तो डिप्रिकेटेड है ना ऑलरेडी, है ना। 5.5 वर्जन से ये डिप्रिकेटेड है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमने कहा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए ये वाला 4.3.0। अब सेव करिए एंड नाउ अकॉर्डिंगली ये ग्रेडल सिंक होने दीजिए प्रोजेक्ट को। जैसे ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो जाए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिक्वायर एनोटेशन टेस्ट को एक बार फिर से रन करेंगे और देखिए यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कमेंट किया हुआ है। यहाँ से मतलब हम बीन प्रॉपर्टीज को अब पास नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने सेटर इंजेक्शन नहीं करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि @ रिक्वायर्ड एनोटेशन लगा हुआ है। देखिए जैसे ही हमने 4 वाला जो ये वर्जन लगाया तो यहाँ पे अब स्ट्राइक थ्रू भी नहीं आ रहा है इसमें @ रिक्वायर्ड में। इसका मतलब ये डिप्रिकेटेड कब हुआ था, 5.1 से आई थिंक ये डिप्रिकेटेड कर दिया गया। ओके अब ये डिप्रिकेटेड नहीं है, डिप्रिकेटेड। ओके तो हमने कहा कि भाई रिक्वायर्ड एनोटेशन टेस्ट में आ जाइए, इसको रन कीजिए। देखिए अब आपको क्या मिल गया, आपको क्या मिल रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ बी डाट एंड बिल अमाउंट आर रिक्वायर्ड फॉर बीन। तो बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन आपको मिलता है। क्या मिलता है, बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन, बीन क्रिएशन एक्सेप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एरर क्रिएटिंग बीन नेम फ्लिपकार्ट डिफाइंड इन क्लास पाथ रिसोर्स इनिशियलाइजेशन ऑफ बीन फील्ड। करेक्ट, बीन फील्ड हो गया। प्रॉपर्टीज आर दिस रिक्वायर्ड है ये प्रॉपर्टीज, तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ warning you will get this exception, you will get this exception if you are not passing the bean properties for setter injection and you are using @ required annotation। ओके और आप नहीं पास कर रहे हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं @ required annotation तो आपको ये वाला एक्सेप्शन बीन इनिशियलाइजेशन एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ ये जो है सो कॉन्फ़िगरिंग वाइल रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जब आप रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे तो यू विल बी यूजिंग मैनी एनोटेशंस। ओके नाउ डिफाइनिंग बीन पोस्ट प्रोसेसर for each and every annotation is a big headache. Okay, you can remove this headache just by adding one line, और वो लाइन क्या ऐड करना है आपको, तो वो लाइन आपको ऐड करना है कॉन्टेक्स्ट एनोटेशन config, context annotation config, just by adding context annotation config। ध्यान रखेंगे कहाँ ये ऐड करना है, in the XML config file। okay, coming from context namespace। ओके तो context namespace को आपको इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो ईच एंड एवरी टाइम आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
एट द रेट रिक्वायर्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम इज डिप्रिसिएटेड ही होता है, डिप्रिकेटेड होता है, डिप्रिसिएटेड ही होता है यार, डिप्रिकेटेड है, अच्छा डिप्रिकेटेड है, ओके डिप्रिसिएटेड नहीं है, डिप्रिकेटेड है भाई, कहाँ लिख रहा था, यहाँ ना, डिप्रिकेटेड एट द रेट रिक्वायर्ड इज डिप्रिकेटेड फ्रॉम स्प्रिंग 5.1 वर्जन से इसको डिप्रिकेटेड कर दिया गया। बात समझ में आ रहा है? तो आई थिंक अब आपको एट द रेट रिक्वायर्ड का मतलब पता चल गया होगा, वही रेस्ट्रिक्शन लाने के लिए। नाउ वाई, इसको डिप्रिकेट आखिर क्यों किया गया, आप भी खुद सोचिए। तो अच्छा पहले लाया क्यों गया था? अरे डिजाइनर्स मतलब जो स्प्रिंग के डेवलपर्स हैं उन्होंने लाया होगा, और क्या उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर डिप्रिकेट क्यों कर दिया? तो उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि अगर आपको सेटर इंजेक्शन कराना है और अगर उसमें ज़रूरी है कुछ प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट करने के लिए, तो भाई जब ज़रूरत वाली 100% नीडेड है, एकदम मैंडेटरी है प्रॉपर्टीज, तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का सपोर्ट आपको देता है कि नहीं देता स्प्रिंग? तो भैया जो प्रॉपर्टी ज़रूरी है उसके साथ हम कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बना लेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेंगे ना उस प्रॉपर्टी के साथ, बिन प्रॉपर्टीज के साथ। जो बाकी बच जाएंगे उनके लिए छोड़ देंगे, उनके लिए सेटर इंजेक्शन करा देंगे। तो भाई जब ऑलरेडी हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है तो उसको क्यों इसको हम बढ़ाएं, ऑलरेडी क्यों हवा दें बिना मतलब का एट द रेट रिक्वायर्ड को? तो कहा कि हटाओ भैया इसको बंद करो, समझ गया? तो अब एट द रेट रिक्वायर्ड को डिप्रिकेटेड कर दिया गया स्प्रिंग 5.1 से। ओके, एज वी हैव ऑलरेडी द सपोर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ओके here constructor arguments are necessary to be passed for being property injection through constructor injection, okay, so we do not need any individual या particular annotation to do the same thing, ओके तो इसीलिए क्या कर दिया गया, इसी काम को जब हमारे पास करने के लिए है ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तो एट द रेट रिक्वायर्ड को क्या कर दो, डिप्रिकेट कर दो। सोच करके डिप्रिकेट कर दिया गया। बात समझ में आई? चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा।